नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए डीसी जनरेटर का लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक देखेंगे। ये यूथ बुक का है। देखिए ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए जो लोग UPCL, UPRBNL, TG2, DRDO ये सब का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए लेक्चर नंबर 1। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है। देखिए इसमें डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है, मतलब कि डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेशन होता है, कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। देखिए तो कम्यूटेशन में मेन रूप से होता है करंट के डायरेक्शन को बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है कि चुंबकीय उदासीन अक्ष को पार करने पर आर्मेचर कुंडली में धारा का व्युत्क्रम होना कम्यूटेशन प्रोसेस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका ये करेक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है डीसी मशीन का आर्मेचर किसका बना होता है। तो डीसी मशीन का आर्मेचर जो होता है देखिए सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन का इसलिए बनाते हैं, देखिए उसका जो हिस्ट्रेसिस लॉस होती है उसमें कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का हम लोग यूज़ करते हैं। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छा होती है। और इसका आर्मेचर जो होता है देखिए आर्मेचर पर हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं। तो लेमिनेशन करने से क्या होता है, ईडी करंट लॉस कम करने के लिए हम लोग लेमिनेशन करते हैं। और इसकी लेमिनेशन की जो मोटाई होती है देखिए 0.35 से लेके 0.5 mm तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में डीसी शंट जनरेटर का मुख्य दोष क्या है। तो डीसी शंट जनरेटर का मेन दोष क्या होता है, देखिए जब हम लोड को बढ़ाते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो थोड़ा सा घट जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर कि भार के साथ टर्मिनल वोल्टता में कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। जैसे देखिए यहाँ पर फिगर बना हुआ है, देखिए इसको जैसे देखिए आप यहाँ पर है तो ये देखिए क्या है, इसमें ये जो है ये भी है और यहाँ पर ये लोड होता है। तो लोड होता है तो लोड जब हम बढ़ा रहे हैं, देखिए लोड को बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, मेन रूप से कांस्टेंट ऐसे सीधे होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा ये आर्मेचर रिएक्शन कारण थोड़ा सा घट जाता है, वोल्टेज जो है घट जाता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, लोड बढ़ाने पर जो टर्मिनल वोल्टेज होता है थोड़ा सा घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में यदि आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या Z और P पोल की संख्या तो किसी समांतर पाथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी। तो पैरेलल पाथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या आती है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर अपान में नंबर ऑफ पोल होता है। तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर कितना है, Z है, और नंबर ऑफ पोल कितना है, P है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी का जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 55 में एक डीसी मशीन के कोर को पटलित निर्माण का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। तो देखिए जो डीसी मशीन का कोर होता है, कोर को हम लोग लेमिनेशन करते हैं। पटलित मतलब होता है लेमिनेशन करने का, लेमिनेशन करने से मतलब क्या होता है, देखिए तो जो ईडी करंट क्लास होती है, ईडी करंट क्लास को कम करने के लिए हम लोग लेमिनेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर भौर हानि को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पटलित करते हैं कोर को। और इसकी जो लेमिनेशन की जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक इसकी थिकनेस होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में 4 पोल लैप बाइंडिंग डीसी शंट जनरेटर में 220 फेरों की आर्मेचर कुंडली है जिसमें से प्रत्येक 0.004 ओम के हैं, जिसका रजिस्टेंस जो है वो 0.004 mm का है। तो आर्मेचर का रजिस्टेंस ज्ञात करना है यहाँ पर हमको। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो है, देखिए हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए हमको पहले क्या निकालते हैं, हम पैरेलल पाथ निकालते हैं। तो पैरेलल पाथ कितना है, देखिए टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर कितना है, 220 है, 220 है। नंबर ऑफ पोल कितना है, 4 है, डिवाइड कर दीजिए 55 आ जाएगा। तो एक जो है आर्मेचर कंडक्टर कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। तो 55 जो है समांतर पाथ कितने हो रहे हैं, 55 हो रहे हैं। तो एक समांतर पाथ का रेजिस्टेंस कितना है, देखिए 0.004 है। इसके बाद 55 समांतर पाथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 55 × 0.004 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.220 ओम हो जाएगा समांतर पाथ का रेजिस्टेंस। अब कुल आर्मेचर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखिए समांतर पाथ हो जाएगा पैरेलल पाथ डिवाइडेड बाई पैरेलल पाथ की संख्या। तो यहाँ पर देखिए पैरेलल पाथ की संख्या के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, देखिए रेजिस्टेंस ये आप 0.220 रखिए और पैरेलल पाथ की संख्या 4 है, यहाँ पर 4 रख दीजिए, कट के आएगा आपका 0.055 ओम जो है आर्मेचर का रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है। देखिए डीसी मशीन के दिक् परिवर्तन खंड
से बने होते हैं। जो डीसी मशीन होता है उसका कम्यूटेटर, जिसको दिक् परिवर्तन को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। तो कम्यूटेटर किसका बना होता है, तो हार्ड ड्रान कॉपर का बना होता है, कठोर कर्षित तांबा का। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर, कि जो कम्यूटेटर होता है किसका बनाता है, हार्ड ड्रान कॉपर का बनाता है। कम्यूटेटर का मेन काम होता है, देखिए जो आर्मेचर में एसी जो मिलता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कम्यूटेटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में एक कम्यूटेटर में सेगमेंट की संख्या के बराबर होती है। तो जो कम्यूटेटर सेगमेंट होती है, देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट में जो आर्मेचर होती है संख्या होती है किसके बराबर होती है, तो आर्मेचर कॉइल के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 में एक डीसी सीरीज मोटर में डैश करके देखिए वाली क्षेत्र कुंडली होती है। जो डीसी सीरीज मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग का प्रॉपर्टी पूछ रहा कैसा होता है। तो डीसी सीरीज मोटर में जो देखिए फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग कैसी होती है, तो उसमें मोटे तार और कम टर्न के होते हैं। तो थिक वायर लेस टर्न होते हैं। देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट है। देखिए फील्ड वाइंडिंग जो होता है करंट ऑपरेटेड कॉइल होता है, इसमें हमको करंट को ले जाना होता है। इस वजह से हम रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या करते हैं, मोटे तार के और कुछ टर्न के बनाते हैं। तो मोटे तार के कुछ फेरों के बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट है। इसके बाद जो संट फील्ड वाइंडिंग होती है, संट फील्ड वाइंडिंग होती है, तो संट फील्ड वाइंडिंग का प्रॉपर्टी होता है पतला तार का बनाया होता है, अधिक टर्न होते हैं संट फील्ड वाइंडिंग में। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में 6 पोल लैब बाइंडिंग जनरेटर में 300 कंडक्टर हैं और प्रति कंडक्टर विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। तो जनरेटर का जनित्र वोल्टेज कितना होगा, तो इसमें देखिए दिया है कि 6 पोल का एक लैब बाइंडिंग जनरेटर है जिसमें टोटल कंडक्टर कितने हैं, 300 हैं और प्रति कंडक्टर जो है एक कंडक्टर में 5 वोल्ट जो है वो ईएमएफ डेवलप करता है। तो जनरेटर द्वारा कुल उत्पन्न विद्युत वाहक बल का हमको गणना करना है। यहाँ पर देखिए इसको देख लीजिए थोड़ा सा। एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि हाथ से इस पर लिखते नहीं बनता है, डिजिटल बोर्ड है नहीं भैया, आप लोगों को पढ़ाया जाए अच्छे से। तो सॉल्यूशन यहीं से देख लीजिए आप लोग। देखिए पी जो है नंबर ऑफ पोल कितना है, पी है, टोटल आर्मेचर कंडक्टर कितना है 300 है, और ईएमएफ जो है पर कंडक्टर में पैरेलल पाथ में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है 5 वोल्ट। तो ईएमएफ टोटल ईएमएफ जनरेट कितना हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। देखिए क्योंकि लैब बाइंडिंग है तो लैब बाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर पी होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है पोल के बराबर होता है। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ए बराबर। तो यहाँ से देखिए कुल जो है प्रत्येक समांतर पाथ में कितने कंडक्टर होंगे, देखिए 300 जो है 300 कंडक्टर है और 6 क्या है पैरेलल पाथ है। तो 300 बटे में 6 कर देंगे तो 50 जो है कंडक्टर टोटल आ जाएंगे। अब एक कंडक्टर में कितना जनरेट होता है, देखिए 5 वोल्ट होता है, तो 50 कंडक्टर में कितना हो जाएगा तो 50 × 5 हो जाएगा, 250 वोल्ट जो है वो जनरेट करता है यहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए कौन सा करेक्ट है, ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में एक शंट जनरेटर 250 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पर 195 एम्पीयर करंट प्रदान करता है। यदि आर्मेचर प्रतिरोध और शंट प्रतिरोध 0.02 ओम और 50 ओम है तो जनरेटर जनित्र विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको जो दिया है एक शंट जनरेटर है जिसमें से टर्मिनल वोल्टेज जो है उसका 250 वोल्ट है और उसके बाद 195 एम्पीयर जो है वो लोड करंट दे रहा है। और इसमें दिया है आपको देखिए आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है 0.02 ओम दिया है और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस जो है वो 50 ओम दिया है। तो आपको फाइंड क्या करना है, देखिए जो ईएमएफ है ईएमएफ को फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए सिंपल आपको ISH निकाल लीजिए। ISH निकालने के बाद क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए तो सिंपल आ जाएगा E = V + IARA से। देखिए यहाँ से ये जो है देखिए ये शंट जनरेटर है, इसमें ISH करंट आ रही है, इसमें IL जो लोड करंट है ये 195 एम्पीयर आ रही है और टर्मिनल वोल्टेज आपको कितना मिल रहा है 250 वोल्ट। तो यहाँ भी 250 मिलेगा, यहाँ भी 250 मिलेगा, यहाँ भी 250 मिलेगा। तो हमको देखिए शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है कितना है 50 ओम है। ठीक है, तो यहाँ से हमको करंट कितना मिलेगा ये हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 250 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस दिया है 50 ओम। ठीक है, 50 काट दीजिए तो 5 जो है 5 एम्पीयर ISH की वैल्यू मिल जाएगी हमको। और टोटल हमको IA कितना मिल रहा है, देखिए IA जो मिल रहा है हमको तो टोटल कितना 195 + 5 200 एम्पीयर जो है आर्मेचर करंट मिल रहा है। देख लीजिए इसको सॉल्व कर दीजिए, बस वैल्यू रख दीजिए आ जाएगा आपको। देखिए V = 250, IL = 195 दिया है, RA जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है 0.002 ओम और RSH जो है शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 50 ओम दिया है। तो ISH की वैल्यू 250 बटे 50 कर देंगे, I = V/R से तो 5 एम्पीयर आ जाएगा। टोटल आर्मेचर करंट कितना आ जाएगा, देखिए 200 एम्पीयर हो जाएगा ना, ISH + IL तो 200 एम्पीयर आ गया। अब यहाँ से E = V + IARA से निकाल दीजिए। देखिए तो सिंपल रखिए वैल्यू रखिए, सबको सॉल्व कीजिए तो 254 जो है वोल्ट ये ईएमएफ जो है डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, डीसी मशीन में कम्यूटेशन की व्याख्या किस प्रकार की जाती है।
तो कम्यूटेशन का मतलब आप जानते हैं, देखिए करंट जहाँ पर बदलने की बात की जाएगी वहाँ क्या होगा, कम्यूटेशन होगा। देखिए इस ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। वह प्रक्रिया जिसमें ब्रशों द्वारा कुंडली को शॉर्ट सर्किट करने के समय कुंडली में धारा की दिशा बदल जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहते हैं। तो देखिए आर्मेचर कंडक्टर या अग्र जो है मतलब कि सबसे पहला वाला जो बाइंडिंग होती है उससे जो है विस्तार को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्र अंतराल या फ्रंट पिच बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 64 है, देखिए कम्यूटेशन के दौरान कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन प्रोसेस के द्वारा देखिए जो ईएमएफ जो है डेवलप होती है उसको हम लोग रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट है। कम्यूटेशन के दौरान जो वोल्टेज डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 है, देखिए द थिक इंसुलेशन पेपर शुड एक्सटेंडेड बियॉन्ड ईच एंड ऑफ आर्मेचर कोर एंड इट इज यूज्ड इन बिटवीन स्लॉट इनर एंड वेजेज, दिस इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए तो इसको हम पैकिंग स्ट्रिप बोलते हैं। पैकिंग स्ट्रिप जो है ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि यदि मोटा इंसुलेशन पेपर जो होता है, देखिए मोटा इंसुलेशन पेपर आर्मेचर कोर के प्रत्येक सिरे से आगे निकला होना चाहिए और यह स्लॉट लाइनर और वेज के बीच में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग स्ट्रिप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्वेश्चन नंबर 66 में कम्यूटेटर इज यूज्ड इन, कम्यूटेटर यूज किस में किया जाता है। तो कम्यूटेटर जो है देखिए डीसी मशीन जो है डीसी मोटर में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड बाय 10 पोल वेव बाउंड जनरेटर हैविंग 100 स्लॉट एंड विथ 10 कंडक्टर पर स्लॉट व्हेन ड्राइवन एट 1200 आरपीएम, द फ्लक्स पर पोल इज 0.01 वेबर। मतलब कि देखिए 100 स्लॉट जो है 100 स्लॉट दिया है और प्रत्येक स्लॉट में जो है हर एक स्लॉट में 10 जो है कंडक्टर हैं और 10 जो है 10 पोल का वेव बाउंड जनरेटर है। तो इसमें 1200 आरपीएम पर चलाने के लिए जो है कितना फ्लक्स जो है ईएमएफ जो है वो डेवलप होगा पूछ रहा है और फ्लक्स जो है 0.01 वेबर दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सिंपल है। इसमें जेट बराबर देखिए स्लॉट जो है 100 दिया है और कंडक्टर कितना दिया है इसमें 10 पैरेलल पाथ दिया है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 जो है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर आ जाएगा आपको। पी नंबर ऑफ पोल कितना दिया है, 10 दिया है। आरपीएम जो है 1200 दिया है और फ्लक्स जो है 0.01 वेबर दिया है। और यहाँ पर देखिए जो वेव बाउंड जनरेटर बोला है तो ए बराबर 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो E PN5Z/60 रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1000 जो है वोल्ट जनरेटेड ईएमएफ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉस इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कौन सा लॉस होता है, देखिए तो कॉपर लॉस बिल्कुल होता है डीसी जनरेटर में। आयरन लॉस भी डीसी जनरेटर में होता है। मैकेनिकल लॉस भी होता है क्योंकि रोटेटिंग पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें डी जो है वो करेक्ट है कि डीसी जनरेटर में सभी लॉस होते हैं, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, मैकेनिकल लॉस सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, देखिए ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर इज आल्सो कॉल्ड। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को और हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं या नो लोड कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं या किसी को सेचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ये ई नाट और आई एफ के बीच में खींचा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ई नाट और आई एफ के बीच में खींचा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 70 है, इन डीसी जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन इज प्रोड्यूस बाई। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, तो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों की वजह से जो है होता है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है, देखिए 70 का, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन का मेन डिफिनेशन यही है कि मेन फील्ड फ्लक्स का आर्मेचर फ्लक्स का जो है मेन फील्ड फ्लक्स पर पड़ने वाले प्रभाव को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में क्वेश्चन नंबर 72 है, जब किसी डीसी सीरीज मोटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूस्टर बोलते हैं। डीसी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन में हम डीसी सीरीज जनरेटर को हम लोग जब ऐड करते हैं उसमें जोड़ते हैं श्रेणी में तो उसको क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वोल्टेज ड्रॉप को सही करने के लिए हम लोग बूस्टर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में
धारा प्रवाह के लिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रस्तावित प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, ब्रश कंटेक्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। धारा के प्रवाह में ब्रश और कम्यूटेटर के बीच के जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग ब्रश कंटेक्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 में विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ डीसी मशीन, इनमें से कौन सा डीसी मशीन का भाग नहीं है? देखिए, तो जो टैप चेंजर होता है, देखिए आर्मेचर होता है, कम्यूटेटर होता है, ब्रश होते हैं, लेकिन टैप चेंजर जो है ये डीसी मशीन में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, मतलब इसका भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 है। देखिए, वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, तो डीसी जनरेटर का कार्य के उत्पादन सिद्धांत पे कार्य करता है, मतलब डीसी जनरेटर जो होता है कौन से प्रिंसिपल वो वर्क करता है? तो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पे वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर कि डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पे जो है डीसी जनरेटर वर्क करता है। देखिए, इसमें होता क्या है कि एक कंडक्टर होता है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेट करके रोटेट कराते हैं, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 में इन ए डीसी मशीन डमी कॉयल इज यूज्ड, डमी कॉयल जो है डीसी मशीन में डमी कॉयल क्यों यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डमी कॉयल जो है क्यों यूज करते हैं डीसी मशीन में? तो मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए करते हैं, तो क्रिएट ए मैकेनिकल बैलेंस इन आर्मेचर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 में 2 किलोवाट के 200 वोल्ट वाला डीसी जनरेटर करंट के कितने लोड की आपूर्ति करेगा? इसमें देखिए P बराबर जो है P बराबर VI आप सिंपली रख देंगे V इंटू आई से, तो यहाँ से I बराबर निकालेंगे, तो P की वैल्यू जो है 2 किलोवाट मतलब 2 इंटू 1000 कर दीजिए और डिवाइड बाई 200 कर दीजिए वोल्टेज, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपान V हो जाएगा। P अपान V, तो P की वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻³ और V की वैल्यू कितना है 200 वोल्ट दिया है यहाँ पर, तो यहाँ से निकालेंगे 10 एम्पियर जो है करंट आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर C का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 है। एक डीसी शंट जनरेटर की फील्ड में जोड़ी गए बाहरी प्रतिरोध की भूमिका क्या होती है? तो जब हम लोग डीसी सीरीज शंट मोटर में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो ये जो वोल्टेज होता है, देखिए जनरेटर वोल्टेज को घटा देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका जो है वो करेक्ट है कि जनरेटर के वोल्टेज को घटा देता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करने से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 में स्पार्क लेस कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? देखिए, सही लैंग्वेज में क्वेश्चन जो है स्पार्क विहीन दिक् परिवर्तन हासिल करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका मतलब है स्पार्क लेस कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो हम लोग इंटरपोल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का जो है वो करेक्ट है कि हम लोग स्पार्किंग को हटाने के लिए क्या करते हैं? तो इंटरपोल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 में किसी आर्मेचर बाइंडिंग का संवाहक निम्नलिखित में से किस पर कम्यूटेशन से जोड़ा जाता है? तो आर्मेचर बाइंडिंग जो होता है, आर्मेचर बाइंडिंग को हम लोग किससे जोड़ते हैं? राइजर से जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो करेक्ट है। जो कम्यूटेशन में प्रोसेस में हम लोग आर्मेचर बाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं तो इक्विलाइजर राइजर जो होता है, राइजर से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। डैश में सीरीज शंट का फ्लक्स उत्पादन करते हैं जो समान दिशा में कार्य करते हैं, कि सीरीज और शंट फ्लक्स का उत्पादन करते हैं और समान दिशा में कार्य करते हैं। मतलब कि इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा जनरेटर होता है जो सीरीज और शंट दोनों का फ्लक्स को डेवलप करता है और दोनों जो है एक दिशा में कार्य करते हैं। तो कौन सा होता है? देखिए, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर जो होता है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है, ये क्या करता है? सीरीज को फ्लक्स भी जनरेट करता है और शंट का फ्लक्स जनरेट करता है। तो टोटल जो फ्लक्स आता है वो फाई बराबर क्या होता है? फाई एस सीरीज का फ्लक्स प्लस फाई ऐसे शंट का फ्लक्स का, ये तो दोनों क्या होते हैं? सेम डायरेक्शन में होते हैं, इस वजह से क्या है? दोनों ऐड हो जाते हैं और यही डिफरेंशियल रहता है। तो यहाँ क्या होता है? फाई एस माइनस फाई एस एच हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है, क्यूमुलेटिव संचयी कंपाउंड जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 82 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 में एक शंट जनरेटर 440 वोल्ट पर 40 एम्पियर लोड करंट जो है सप्लाई करता है। शंट प्रतिरोध 220 ओम तथा आर्मेचर प्रतिरोध जो है 0.8 ओम है। तो आर्मेचर धारा की गणना कीजिए। देखिए, तो इसमें क्या करना है आपको? शंट जनरेटर है तो शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट जो होता है, देखिए ISH आप निकाल लीजिए। ISH बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वोल्टेज कितना है? 440 है, 440 रख दीजिए, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है शंट का? 220 है, 220 रख दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 22 दूना 44, 2 एम्पियर जो है शंट फील्ड बाइंडिंग का करंट आ गया। ठीक, इसके बाद जो है लोड करंट कितना है? 40 एम्पियर है, 2 एम्पियर ISH देखिए, ISH जो है वो 2 एम्पियर आया। ठीक,
और आपको यहाँ पर लोड करंट जो है, लोड करंट कितना दिया है, 40 एम्पियर दिया है। तो आर्मेचर करंट पूछ रहा है, तो आर्मेचर करंट आप लोग जानते हैं, आर्मेचर करंट बराबर क्या होता है, लोड करंट होता है प्लस शंट फील्ड वाइंडिंग करंट होता है, तो IL प्लस ISH होता है, IA बराबर ना। तो IL की वैल्यू कितना है, देखिए 40 एम्पियर दिया है, और 2 एम्पियर जो है शंट फील्ड ISH की वैल्यू है, तो ISH 40 प्लस 2 42 एम्पियर जो है करंट आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ दिया है V बराबर दिया है ISH की वैल्यू 440 अपन में 220, V 440 RSH 220 डिवाइड करेंगे तो 2 एम्पियर आ जाएगा। इसके बाद जो है DC शंट जनरेटर के लिए जो है IA जो होता है आर्मेचर करंट बराबर लोड करंट प्लस शंट फील्ड वाइंडिंग करंट, वैल्यू रखेंगे 42 एम्पियर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में निम्नलिखित में से किस कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण ब्रशों को घूर्णन की दिशा में अग्रवर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इंटरपोल मेथड में होता है जैसा, तो इंटरपोल में क्या होता है, ब्रश को शिफ्ट करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है। यहाँ पर इंटरपोल मेथड में क्या होता है कि जो ब्रश होते हैं, ब्रश को हमको रोटेट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव चुंबकीय उदासीन अक्ष को डैश की ओर स्थानांतरित करता है। तो जो आर्मेचर रिएक्शन होता है, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को जो MNA होता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, वो किधर शिफ्ट होता है, तो जनरेटर के घूमने की दिशा में जो है वो शिफ्ट होता है। और यही चीज़ मोटर में रहेगा, तो देखिए मोटर में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है उसके। तो यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव जो है MNA जो होता है, MNA क्या करता है, जनरेटर के घूमने की दिशा में शिफ्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, घूर्णन करता है, तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है और फिर क्या होता है, देखिए धारा प्रेरित होती है, नहीं, मोटर रुक जाती है, नहीं, विद्युत वाहक बल प्रतिरोध करता है, नहीं, एक विद्युत वाहक बल जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है कि जब कोई आर्मेचर कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है तो क्या होता है, EMF इंड्यूस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में AC पर DC मोटर चलाने के लिए आवश्यक परिवर्तन की पहचान कीजिए। तो कम्यूटेशन जो होता है, कम्यूटेशन जो है, कम्यूटेशन का उन्मूलन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। अगर AC मोटर है, AC मोटर को, DC मोटर को अगर AC पर हम चला देते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, तो कम्यूटेशन जो है, कम्यूटेशन आपका उन्मूलन हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 87 है, देखिए निम्नलिखित जनरेटर में से किस कॉइल के 2 भाग में बटे होते हैं, तो कौन सा होता है, देखिए इसमें कंपाउंड जो वाउंड जनरेटर होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। तो एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है, एक शंट फील्ड वाइंडिंग हो जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो करेक्ट है। आर्मेचर के सीरीज में लगाते हैं, एक आर्मेचर के पैरेलल में लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंपाउंड जो है वाउंड जनरेटर में होता है ऐसा। तो कंपाउंड वाउंड जनरेटर में क्या होता है कि जो इसके बाइंडिंग होते हैं ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, तो आर्मेचर के में करंट के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। जहाँ भी कहीं करंट का परिवर्तन आए तो आपको आंख बंद करके क्या लगाना है, कम्यूटेशन लगाना है। तो यहाँ पर देखिए एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में जनरेटर के आर्मेचर कोर में लेमिनेशन की मोटाई होती है, तो कितना होती है, 0.35 से लेके 0.35 mm से लेके 0.5 mm तक होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 90 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में जब आर्मेचर एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कंडक्टर चुंबकीय बल रेखाओं में कटौती करके उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है जो लागू EMF का विरोध करता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक EMF बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए जो है इसका वो करेक्ट है यहाँ पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त में, ग्रुप में, हर जगह शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।